देखो, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। पहले तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो 10th क्लास में तो खैर है ही, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी वैल्यू 11th क्लास में इससे भी ज्यादा है, और 12th क्लास में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। खैर, हम 11 12 की बातें अभी क्यों करें, ठीक है। इतनी बात जाननी जरूरी थी कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। अब हम काम की बात पर आते हैं, जो कि चैप्टर 8 में हमें पढ़नी है, जो कि तुम्हारी 10th क्लास का पार्ट है, क्योंकि बिल्कुल ये एक नई चीज है। तो थोड़ा अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैथ से थोड़ा सा हट कर है, मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाने हैं, बट इन डिफरेंट अप्रोच, बट इन डिफरेंट मैनर। मैथमेटिकल लॉजिक इसी के लिए बनाए गए, लेकिन एक चीज का जो सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पर रखना है वो अभी मैं बताऊंगा। तो पहले हेडिंग डाल दो, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसकी स्पेलिंग तक गलत कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो GONO, ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना वो 6 रेशियोज पर डिवाइड होती है। कहते नहीं है कि मैथ्स में हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, सारा काम किसके बेस पर होता है, डिजिट्स के बेस पर। मैथ्स में ज्यादातर काम किसके बेस पर होता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, है ना, ये सब, एडिशन वगैरह। तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ रूल होते हैं। इसकी 6 रेशियोज होती हैं। कहने का मतलब ये है, ट्रिग्नोमेट्री जो पूरी की पूरी चलती है वो कितनी रेशियोज पर चलती है, 6 रेशियोज पर। इसकी 6 रेशियो होती है, और वो कौन कौन सी होती है वो तुम्हें नाम लिखने हैं, ठीक है। तो देखो, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में दुनिया भर के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं कैसे लिखाऊंगा, मैं एक्सरसाइज वाइज लिखाऊंगा। जैसे जैसे 8.1 में जिस हिसाब से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से उसमें फॉर्मूले लिखते जाएंगे। फिर 8.2 में जैसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मैं हाथ के हाथ तभी लिखवा दूंगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जितनी जरूरत फॉर्मूले की हमें 8.1 में मिल रही है, ठीक है, पड़ेगी, उतने ही मैं फॉर्मूले नोट करवाऊंगा आज की क्लास में। तो लिखते हैं पहले 6 रेशियोज। तो हेडिंग डाल दो, क्योंकि 6 रेशियोज तुम्हें लिखनी है। वो कौन कौन सी 6 रेशियोज होती हैं, लिखो। नंबर 1, सबसे पहली होती है हमारी साइन थीटा। अब एक नई चीज निकल कर आई यार, ये क्या चीज है, ये जो मैंने चीज बना दी है अजीब से। ध्यान रखो, बोर्ड पे देखो, पहले जीरो बनाओ और बीच में इस तरह से लाइन बना दो, इसको बोला जाता है थीटा। क्या बोला जाता है इसको, थीटा। देखो, जैसे तुमने ट्रायंगल पढ़ा है, बताओ ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं ना। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल है, 1 2 3, 3 एंगल है ना। जैसे ट्रायंगल में एंगल होते हैं ना, जिस तरह से ट्रायंगल के अंदर 3 3 एंगल होते हैं, उसी तरह से जो 6 रेशियोज होती है ना, 6 रेशियो का भी अपना एक एंगल होता है। हर एक रेशियो का अपना क्या होता है, एक एंगल होता है। अब देखते हैं वो क्या होता है। तो देखो, एंगल को दिखाया जाता है थीटा से। अब तुम सोच रहे होंगे भैया थीटा ही क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जरूरी नहीं है एंगल को थीटा से ही दिखाओ, बोर्ड पे देखो। थीटा तो बस इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज्यादातर है ना मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल इस्तेमाल किया जाता है वो थीटा इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कोई बहस वाली बात नहीं कि थीटा ही क्यों करें। देखो, अगर तुम थीटा की जगह दिखाना चाहते हो साइन ए, तो एंगल ए दिखा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ साइन ए का कि एंगल क्या है, ए। अगर तुम दिखाना चाहते हो साइन बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल क्या है, बी है। अगर तुम दिखाना चाहते हो, बोर्ड पे देखो, अगर तुम दिखाना चाहते हो साइन एक्स, इसका मतलब है कि एंगल क्या है, एक्स। तो डिग्री मत लगाना, डिग्री नहीं लगाते। कभी तुम सोचो एंगल के ऊपर क्या लगा देते हैं, डिग्री। नहीं, डिग्री नहीं लगाते। डिग्री तो तब लगाते हैं जब कोई डिजिट लिखी भी होती है। डिग्री हम कब लगाते हैं, जब कोई डिजिट लिखी भी होती है। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो, साइन 90 डिग्री। अब तो तुम समझ गए ना कि ये जो थीटा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल एक्स चल रहे हैं, ये क्या है, ये और कुछ नहीं एंगल है। जैसे कि तुम्हारा 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब जितने भी एंगल होते हैं, मतलब जो भी पॉसिबल हो, 5 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है एंगल। तो
कुछ भी हो सकता है ना भाई, एंगल करने में या लिखने में कोई बहस वाली बात थोड़ी ना है कि हम यही एंगल लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो पहली रेशियो होती है ये, और ये बात तो मैं समझ में आ गई है। तुम एंगल ए लगाओगे तो भी ठीक है, एंगल बी लगाओगे तो भी ठीक है, या फिर एंगल थीटा लगाओगे तो भी तुम्हारा ठीक है। अब अगली रेशियो लिखो। अगली रेशियो होती है हमारी कोस थीटा। तो देखो तुम इसमें भी वही बात कह सकते हो, कोस थीटा ये भी ठीक है, कोस ए ये भी ठीक है, साइन कोस बी ये भी ठीक है। एंगल कुछ भी हो, कभी कभी क्वेश्चन एंगल हमें बता देता है और कभी कभी क्वेश्चन हमें एंगल नहीं बताता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब क्वेश्चन बता देगा तो हम वही लेंगे। सपोज क्वेश्चन ने हमसे एंगल बी बोला है, तो हम भी किसके लिए काम करेंगे, एंगल बी के लिए। सपोज क्वेश्चन ने हमसे एंगल ए बोला है, तो हम भी किसके लिए काम करेंगे, एंगल ए के लिए। सपोज क्वेश्चन ने हमसे एंगल थीटा बोला है, तो हम भी काम किसके लिए करेंगे, थीटा के लिए। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो जर्नली जर्नली हम क्या ले लेते हैं, थीटा। ठीक है, जर्नली। तो अगली रेशियो थी कोस थीटा। अगली लिखो भाई, बहुत ही बढ़िया रेशियो है, लिखो टेन थीटा। अब तुम इस चीज में बहस नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि भैया ये क्या चीज है, साइन कोस टेन। बिल्कुल ठीक, तुम्हारे दिमाग में ये बात आना वाजिब है, बिल्कुल ठीक, आनी भी चाहिए। लेकिन जरा गौर से देखो, जब हम बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, बचपन से तो खैर नहीं, लेकिन कुछ क्लासेस से तो पढ़ते ही आए ना। मुझे बताओ, हमेशा a प्लस बी का स्क्वायर ही क्यों लेते हैं, मतलब यहाँ पर a और यहाँ पर b ही क्यों लेते हैं। तो भाई फॉर्मूला है, फॉर्मूला है तो है, उसमें क्या बात है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इन नाम से लिखा गया है, तो इन नाम से लिखा जाता है, क्योंकि क्योंकि हम मैथ्स की क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल वैल्यू, ना कि प्रैक्टिकल वैल्यू। हम इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि साइन का क्या मतलब होता है और ये साइन क्यों रखा गया। ये तो तुमने हिस्टोरिकल बात सोच ली कि भैया कैसे आविष्कार हुआ, साइन थीटा कैसे बनाया गया, टेन थीटा कैसे बनाया गया, इसका प्रैक्टिकल लेवल पर क्या मीनिंग होता है। तो इतनी सारी बातें हमारे मैथ्स में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम इतनी सारी बातें जानना चाहते हो तो एज यू विश, तुम गूगल पे जाओ और दुनिया भर का ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ो, लेकिन इसका कोई इफेक्ट तुम्हारे मैथ्स के पेपर पे नहीं पड़ने वाला, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो। क्योंकि हिस्टोरिकल का क्या फायदा, हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री पर रिसर्च नहीं करनी, साइंटिस्ट नहीं बनना, मैथमेटिशियन नहीं बनना, हमें केवल मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ना कि मैथमेटिशियन बनना है। तो देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब बाकी की तीन रेशियो इस साइड लिख देता हूं, नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है। ठीक है, लिखो फोर्थ। फोर्थ होती है हमारी कोसेक थीटा। देखो क्या पढ़ते हैं इसको, कोसेक। इसको उसकी तरह मत सोचना, ये है कोस थीटा और वो है कोसेक थीटा। लिखो अगली पांचवी। अगला होता है हमारा कोट थीटा, छठा लिखो। सिक्स्थ हमारा होता है सेक थीटा। क्या होता है अगला, सेक थीटा। तो देखो मैंने तुम्हें सजाकर बनवाया था, अभी मैंने तुम्हें थीटा बनाना सिखाया था ना, पहले जीरो बनाओ और बीच में ये लाइन बना दो, ये बन गया थीटा। तो देखो हर बार ऐसे सजाने में तो बहुत टाइम लगता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, तुमने गौर करा हो तो मैं थोड़ी ना ऐसे सजाता हूँ, मैं देखो ऐसे बना देता हूँ, ये बनाया, ये बन गया थीटा, है ना। और फिर इतना ध्यान से नहीं देखेंगे कि इसने थीटा गलत तरीके से तो नहीं बना दिया, थीटा लगना चाहिए बस। क्यू मत बना देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको क्यू बना देते हैं, तब तो खैर कट ही जाएगा। क्यू में और थीटा में तो बहुत फर्क है। देखो बेशक मैंने ये कितनी जल्दबाजी में बनाया, बोर्ड पे देखो ये वाला, ये मैंने कितनी जल्दबाजी में बनाया है, लेकिन फिर भी ये क्यू से कितना अलग है ना। तो क्यू नहीं लगना चाहिए, क्यू लगेगा तो कट ही जाएगा, कम से कम थीटा जैसा तो लगे। तो ये होती हैं 6 रेशियो। और देखो मैं इन 6 रेशियो के साथ साथ तुम्हें एक दो चीजें और बता देता हूँ इन 6 रेशियो के बारे में, वो क्या खास बातें हैं। तो देखो ये जो 6 रेशियो मैंने लिखवाई है ना, इनके मेरे पूरे पूरे नाम नहीं लिखवाए। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने तुम्हें टेन थीटा लिखवाया, टेन को पूरी तरह से बोला जाता है टेंजेंट। क्या बोला जाता है, टेंजेंट। कोस को क्या बोला जाता है, कोसेकेंट। साइन को क्या बोला जाता है, साइनी। एन के बाद ई और आता है।
तो देखो तुम सोचोगे मैंने पूरे नाम क्यों नहीं लिखवाया, उसका एक कारण है, ना तो 10th क्लास में, ना 11th क्लास में, ना 12th क्लास में इनके पूरे नाम कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। तुम्हें कैसे पढ़ना है, सिर्फ ऐसे पढ़ना है, तो क्या फायदा उन्हें लिखने का। फिर भी जानना चाहते हो तो क्लास में जितना मर्जी लिखो, फिर बुक में से देख लो, बुक में लिखे हुए 6 के 6 कंप्लीट नेम लिखे हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं, ना तो टेस्ट में, ना पेपर में, ना कभी। तो ये होती है 6 रेशियो, और अब हमें काम करना है इन 6 रेशियो पर। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का मतलब नहीं बताया। देखो पहले क्या होता था, तुम्हें मालूम है ना, ट्रायंगल के अंदर कितनी साइडें होती हैं, 3 साइडें होती हैं। ट्रायंगल के अंदर कितनी साइडें होती हैं, 3 साइडें होती हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ट्रायंगल के अंदर अगर 3 साइडें होती हैं, ट्रायंगल के अंदर अगर 3 साइडें होती हैं और वो तीनों साइडें तुम्हें बता दी जाएं, अगर वो तीनों साइडें तुम्हें सपोज बता दी जाएं, तो क्या एंगल निकाल पाओगे? तुम्हारा जवाब होगा नहीं भैया, हम कैसे निकाल लेंगे। बताओ ऐसा कभी भी क्या कोई लॉजिक बताया गया है कि तुम्हें साइडें बताई जाएं और तुम एंगल निकाल लो। मैं मानता हूं तुम किसी किसी केस में तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें याद होगा, अगर ट्रायंगल कैसा होता है, इक्विलेटरल, है ना। मान लो ये साइड भी 5 मीटर, ये साइड भी 5 मीटर और ये साइड भी 5 मीटर, यही तो होता है इक्विलेटरल, है ना। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मान लो तुम्हें ऐसा ट्रायंगल दिया गया है जो इक्विलेटरल है, मतलब जिसकी तीनों साइडें क्या बता रखी हैं, इक्वल बता रखी हैं। तो माना कि तुम इसमें तो एंगल बता दोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें ये बात पहले से ही मालूम है कि जब तीनों साइडें इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये बात तुम्हें पहले से ही याद है, मुझे मालूम है। और नहीं है याद तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी बात को सुनो। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, मतलब जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल, उसमें हमेशा एंगल पता है कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। क्वेश्चन ये है कि साइडों से एंगल पता करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर तुम्हें किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें दी जाए ना, तीनों साइडों से एंगल का पता कर पाना आसान काम नहीं है। किसी किसी केस में चलता है, लेकिन 90% केस में नहीं चलता है। तो साइडों से एंगल कैसे निकाले जाए, ध्यान से सुनो मेरी बात को। साइडों से एंगल कैसे निकाले जाएं और एंगल से साइडें कैसे निकाली जाएं, वो दोनों काम चलता है। साइडों से एंगल निकालना और एंगल से साइडें निकालना, ये दोनों काम हमें कौन बताती है, ट्रिग्नोमेट्री बताती है। इसीलिए ये एक टॉपिक निकल कर आया कि चलो ट्रिग्नोमेट्री बनाई जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो मैंने बहुत छोटे लेवल पर बात बता दी तुम्हें, मैंने तुमको इसके बारे में बिल्कुल आसान बात बताई है कि साइडों से एंगल निकालना और एंगल से साइडें निकालना, किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ये बात तो मैंने बिल्कुल इसके बारे में बहुत आसान बताई है। क्यों बताई है, 10th क्लास के लेवल के हिसाब से बताई है, क्योंकि 10th क्लास के अंदर हम यही काम करने वाले हैं बस। उम्मीद है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 5%, मैं ये नहीं कह रहा 90%, मैं ये नहीं कह रहा 95%, में ये नहीं कह रहा 100%, मैं कह रहा हूं सिर्फ 5%। उम्मीद है तुम्हें कम से कम 5% बातें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ में आ गई होंगी। खैर कोई बात नहीं, अभी तो हमने शुरुआत करी है, अभी तो पढ़ना बाकी है। अगर अभी 100% समझ में आ जाएंगी तो पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे क्यों, फिर इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है अभी सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हटा देते हैं, इसका क्या चार्ट डालेंगे अब। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा। एक बात का मेरा अभी से समझ लो और दिमाग में चिपका लो, ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम होता है फॉर्मूला। क्योंकि 10th क्लास में ही भरपूर मात्रा में फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम क्या, ये मैंने बनाया, होता नहीं है कभी तुम सोचो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम फॉर्मूला होता है, ये मैंने बनाया है। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम मेरे हिसाब से क्या होता है, फॉर्मूला। क्यों होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में क्या मिलते हैं, फॉर्मूले। और ये बात मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझा रहा हूं कि इस बात को अभी से ही दिमाग में बैठा लो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से किस पर कमांड करनी है, फॉर्मूले पर। और एक चीज और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हो गए,
अगर तुम्हारी कमांड फॉर्मूले पे बड़ी कमाल की हो गई, बड़ी जबरदस्त, जैसे 2 का टेबल होता है, जैसे एबीसीडी होती है, एबीसीडी काउंट है ना, एबीसीडी एफजीएच है ना, इस तरह से अगर तुम्हारे फॉर्मूले ऐसे हो गए तो फिर ट्रिग्नोमेट्री बच्चों का खेल हो जाएगी। इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री जो होता है मैथ्स के अंदर वो मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है, चाहे फिर वो क्लास 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 10th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़े से फॉर्मूले लिखाऊंगा, और मैंने पहले ही बताया था मैं एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, इसलिए क्या करोगे, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी ना उस हिसाब से फॉर्मूले लिखते रहना, ताकि तुम्हें भी ध्यान रहे कि हाँ भाई इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले हैं और उस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले हैं, तो कुछ फॉर्मूले लिखो। देखो तुमने बचपन एक हेडिंग डाल दो फॉर्मूले, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है जब भी फॉर्मूले आएंगे ना, एक या दो नहीं आएंगे, 3-3 4-4 फॉर्मूले एक साथ आएंगे। जब भी मैं ग्रुप बनवा के लिखाऊंगा ना फॉर्मूले, एक एक ग्रुप के अंदर 3-3 4-4 फॉर्मूले एक साथ आएंगे, ठीक है। कभी कभी होता है कि एक फॉर्मूला आएगा, लेकिन ज्यादातर 3-3 फॉर्मूले 4-4 फॉर्मूले एक साथ आते हैं। अब देखो हेडिंग डाल दो रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स। तुम्हें रेसिप्रोकल के बारे में नॉलेज है पहले से भी, इतना तो मैं मानता हूं, तुम्हें रेसिप्रोकल के बारे में नॉलेज है और जरूर है। क्या होता है रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करके लिखना। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो, अगर डिजिट लिखी हुई है, डिजिट क्या मतलब फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/5, अगर फ्रैक्शन है हमारा 2/5, तो बताओ क्या इसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर दो। बताओ 2/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/2। भाई 10th क्लास में इतनी बात तो तुम्हें आनी चाहिए। वही रेसिप्रोकल यहाँ पर, बहुत आसान चीज है। देखो पहला रेसिप्रोकल लिखो, बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस। देखो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के। बोर्ड पे देखो, ध्यान से समझो। हालांकि फॉर्मूले हैं, करने तो तुम्हें याद ही है, ये बात तो मैं भी मानता हूं और ये बात तुम भी मानते हो कि भाई फॉर्मूले को क्या समझाना, फॉर्मूला तो याद ही करना है। लेकिन जरा इस बात पर ध्यान दो, अगर फॉर्मूले को थोड़ा सा लॉजिकली समझ लेंगे तो फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये बात तो मैं मालूम है ना, बजाय इसके कि मैं तुमसे बोलूं ये रे फॉर्मूले रट लो, ये रहे फॉर्मूले रट लो, वो काम थोड़ा सा मुश्किल है। बजाय इसके मैं ये बोलूं कि ये रहे फॉर्मूले और थोड़ा सा समझा दो और तब जाके उन्हें याद करो, ठीक है। फाइनली तो हमें याद ही कर रहे हैं, ये बात तो तुम्हें मालूम है, करने तो हमें याद ही है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे। अब देखो जरा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के। अब जरा गौर से देखो, अगर साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा का, तो 1/कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मत सोचो, फॉर्मूला है, मुझे क्या पता भाई, मैंने थोड़ी ना बनाए फॉर्मूले, मैं तो सीधी बात है भाई, मैं कोई दिमाग में थोड़ी ना लेके बैठा हूँ फॉर्मूले, बस मुझे याद है, मैंने बनाए नहीं है। बने कैसे हैं मुझे खुद, सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ी ना करने हैं हमें, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना हमें सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब देखो, अगर साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है तो मुझे बताओ अगला फॉर्मूला, कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? फिर बोर्ड पे देखो, अगर साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। भाई सीधी बात है, बोर्ड पे देखो, अगर साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल है तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन थीटा। बताओ, ये तो सिंपल सी बात है, अगर वो इसका उल्टा है तो ये उसका उल्टा है, एक ही तो बात है। देखो अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, बताओ 2/5 का रेसिप्रोकल क्या था? 5/2। क्लियर? बोर्ड पे देखो, 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/2। तो बताओ 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि साइन अगर कोसेक का उल्टा है तो कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए ना, होने भी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की खासियत ये होती है, सिखाते हैं एक फॉर्मूले और बन जाते हैं उससे 2-2 3-3 फॉर्मूले। तभी तो ये मैंने इसको दूसरा नाम जो फॉर्मूला दिया है यूं ही थोड़ी ना दिया है, इस चैप्टर को या इस टॉपिक को मैंने दूसरा नाम क्या दे रखा है? फॉर्मूला। तो मैंने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला सिखाता हूं उससे 2-2 बन जाते हैं। अब देखो, अभी तक एक सिखाया था, दूसरा अपने आप बन गया, अभी देखो 2 और बनेंगे। देखो बोर्ड पे 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो, मुझे बताओ कोसेक थीटा इधर क्या हुआ है? डिवाइड। मुझे बताओ
ये जो 1 के अपॉन में लिखा हुआ है कोसेक थीटा लिखा हुआ है ना, क्या ये कोसेक थीटा डिवाइड हुआ है या नहीं हुआ है? डिवाइड हुआ है ना, और जब कोई चीज इधर डिवाइड है तो उधर जाके उसके साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। बोर्ड पे देखो, कोसेक थीटा इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बोर्ड पे देखो जरा, साइन थीटा के साथ देखो, मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस मत बनाना, जगह गिरती है। क्रॉस की जगह क्या बना देना? एक छोटा सा डॉट। देखो मैंने डॉट बना दिया। तो बोर्ड पे देखो, कोसेक थीटा इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। कर दो मल्टीप्लाई। और अब एक चीज का मुझे बताओ, अगर कोसेक थीटा उधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर सिर्फ क्या बच गया? बोर्ड पे देखो, कोसेक थीटा बेचारा तो उधर चला गया, इधर सिर्फ क्या बच गया? देखो दिख रहा है, 1 बच गया। एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। बात समझ में आई? देखो, तुमने कोसेक थीटा को उधर भेजा और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया? 1 के। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ध्यान से सुनो मेरी बात को। तुम सोच रहे होंगे मैं फॉर्मूले पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? ध्यान से सुनो, ट्रिग्नोमेट्री में हमें फॉर्मूले पर ही काम करना है बस। एक बार फॉर्मूला याद हो गया, समझो क्वेश्चन तो फिर बहुत ही ज्यादा आसान लगने लगेंगे। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो गया? 1। अब जरा इधर देखो, बोर्ड पे देखो, साइन थीटा इधर अपोन में है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मैं कर दूं ना मल्टीप्लाई? बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस। साइन थीटा इधर अपोन में है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और बोर्ड पे देखो, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? कोसेक थीटा तो है ही, साइन थीटा भी आ जाएगा ना। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा आएगा ना। ध्यान से देखो, साइन थीटा जब इधर आके मल्टीप्लाई होएगा तो कोसेक थीटा पहले से ही साइन थीटा और आ जाएगा, तो क्या बनेगा? कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। मुझे बताओ क्या ये बनेगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही तो बनेगा। देखो, जब चलो मैं लिख ही देता हूं, खामे का मैं डायरेक्ट करूं और समझ में ना आए। बताओ ये बनने वाला है ना। अब जरा ऊपर वाले स्टेप पर गौर करो और नीचे वाले पर गौर करो, और जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसे देखो। देखो, यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर भी कोसेक थीटा, यहाँ पर भी कोसेक थीटा। क्या दोनों वैल्यू सेम नहीं है? बताओ, साइन की कोसेक से करो चाहे कोसेक की साइन से करो, बात तो एक ही है। तो देखो, पहला स्टेप था इसलिए मैंने 2 बार लिखा है, तो ध्यान रखना दोनों से एक ही वैल्यू आती है। साइन थीटा की कोसेक से करोगे चाहे कोसेक की साइन से करो, फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ गए ना ये 4 फॉर्मूले? नोट करते चलना। तो नंबर 2 बहुत आसान है हमारा, लिखो कोस थीटा। कोस थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा। कोस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। फिर से वही देखो, बताओ सेक इधर डिवाइड है तो ये उसके साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड कर दो। फिर अब तो ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। कोस थीटा की सेक थीटा से करा, 1 आ गया। समझ गए ना? अब अगला लिखो नंबर 3। बोर्ड पे देखो, जब कोस सेक का उल्टा है, जब कोस सेक का उल्टा है तो सेक किसका उल्टा होएगा? कोस का। लिख दो, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कोस के। बन गई बात, है ना? सेक बराबर होता है 1 अपॉन कोस के। ये तुम्हें रेसिप्रोकल्स याद रखने हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा तुम लोगों से। आज तो तुम नोट कर लो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले अगर फॉर्मूले तुमने याद नहीं करे तो क्लास आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि फायदा ही नहीं है। क्योंकि भाई मैं तो बोर्ड पे कराता चला जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही बरती तो यकीन मानो कुछ भी समझ में तो आ जाएगा, लेकिन ना तो तुम उसे टेस्ट में कर पाओगे ना पेपर में कर पाओगे। समझ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि मेरी आदत है, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तुरंत मैं फॉर्मूला साइड में लिख दिया करूंगा। तो साइड में लिखना तुम्हारे लिए नुकसानदायक होएगा, क्योंकि तुम्हें तो बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा लेकिन तुम्हारे दिमाग में कैसे याद आएगा? ठीक है, तो दिमाग में याद तभी आएगा जब तुम घर से उन्हें याद करके आओगे। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, जितना भी फॉर्मूला एक दिन में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का मिले करेगा, एक दिन में या 2 दिन में, उसे हैंड टू हैंड घर पे जाके लर्न कर लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ फॉर्मूले। अब बताओ, सेक कोस का उल्टा, कोस सेक का उल्टा। तो बोर्ड पे देखो, कोस को फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे, है ना? तुम्हें मालूम है ना फिर से क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? फिर से वही वाला बनेगा जो ऊपर बना हुआ है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। फिर से देखो, कोस की सेक से करो
चाहे सेक की कोस से करो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, सेम आता है ना। ये दो फॉर्मूले और नोट कर लो, मतलब ये 4। अब बाकी के लिखते हैं फटाफट से, नंबरिंग डालते रहना। देखो अब तक मैंने कितनी कैटेगरी के फॉर्मूले लिखवा दिए? 4, 1 2 3 4, बाकी के 2 रह गए है ना। 6 रेशियो होती है ना। देखो अगला तो बहुत आसान है, ये तो बच्चे कभी नहीं भूलते। पता है कंफ्यूजन बच्चों को किस में होती है? साइन वाले में, कोसेक वाले में, सेक वाले में, कोस वाले में। टेन कोट में कभी मुश्किल नहीं होती। क्यों? देखो टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। अभी मैं लॉजिक बता दूंगा। बताओ कोट थीटा इधर आके फिर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एक और फॉर्मूला बन गया भाई। तो देखो ये टेक्निक पसंद आ रही है ना कि मैं एक साथ दो दो फॉर्मूले बता रहा हूं। क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि तुमने एक चीज गौर करी होगी, इससे ही दूसरा बनता है, इससे ही ये वाला बनता है, मतलब एक ही फॉर्मूले से दो दो तीन तीन बन रहे हैं। और यही ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है। यही खासियत है ट्रिग्नोमेट्री की कि एक से कितने बन जाते हैं? दो दो तीन तीन बन जाते हैं। अब मुझे बताओ, देखो ट्रिक में बताता हूं। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो देखो पता है इसको कैसे पढ़ना है? टेन कोट पैंट कोट, इस तरह से। तो टेन कोट तो कभी बच्चा भूलता ही नहीं है। टेन कोट मतलब पैंट कोट, कोट पैंट एक ही बात है। तो मैंने लॉजिक बताया, हंसने की बात है, फनी बात है थोड़ी सी, लेकिन कम से कम तुम्हें ये टेन कोट तो याद रहेंगे। तो देखो टेन अगर कोट का उल्टा है तो कोट टेन का उल्टा है। लिख दो, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। और इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा। देखो tan इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो फिर। कोट थीटा की tan थीटा के साथ इक्वल टू 1। मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो दो फॉर्मूले आ रहे हैं ना बार बार बोर्ड पे, देखो ये वाले जो दो फॉर्मूले आ रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले सेम हो रहे हैं। मैं लिखवा इसलिए रहा हूं, कभी तुम सोचो कि भैया दूसरी वाली में क्यों नहीं लिखवाया। लिखवा इसलिए देता हूँ, वरना तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है इन्हें दो दो बार। हर बार इस साइड से दो दो फॉर्मूले बने हैं ना, वो एक्चुअली दो दो फॉर्मूले है ही नहीं, वो एक ही फॉर्मूला है। क्यों? देखो बोर्ड पे, टेन की कोट से करो चाहे कोट की टेन से करो, बात तो सेम है। बोर्ड पे देखो, चाहे 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो तब भी 6 आएगा, चाहे 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो तब भी 6 आएगा। तो आंसर विल रिमेन्स सेम। तो क्यों चेंज करें? तो अगला टॉपिक लिखो जिसके बेस पर इस एक्सरसाइज को करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर वो आ गया तो क्वेश्चन में फिर बचेगी नहीं, और नहीं आया तो क्वेश्चन में कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, देखो इसके लिए हेडिंग डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखो पंडित जी, बिना पंडित के तो शादी नहीं होती। मजाक नहीं है, लिखना है, ये पंडित जी डालो। ठीक है, बिना पंडित के ट्रिग्नोमेट्री नहीं चलती है। चाहे तुम 10th क्लास में पहुंच जाओ, चाहे 11th क्लास में पहुंच जाओ, 12th क्लास में भी पहुंच जाओ, कहीं ना कहीं पंडित जी की जरूरत मिलती है। 10th क्लास में बहुत पड़ेगी जरूरत, 11th क्लास में थोड़ी सी कम पड़ेगी, और 12th क्लास में बहुत ही कम पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी जरूर। बच नहीं सकते, बिना पंडित के तो कुछ काम ही नहीं चलता आजकल। ठीक है, तो देखो पंडित जी, अब मैं तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें याद दिलाऊंगा। उम्मीद है वो बातें तुम्हें पहले से याद होनी चाहिए, क्योंकि वो बातें हमने कई बार कर ली हैं अब तक, इसलिए बिना पंडित के तो तुम काम कर ही नहीं सकते। और एक चीज का और ध्यान रखना, अभी अभी जो मैंने रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले लिखवाए हैं, ठीक है, तो उन फॉर्मूलों में ना ये मत सोचना यार उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। हमेशा तुमने देखा होगा, बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, जब कोई फॉर्मूला लिखवाते हैं तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसका यूज करते हैं क्वेश्चन में, तब हमें अच्छे से समझ में आता है। भाई सीधी बात है, रिवॉल्वर खरीद ली, चलानी आती है तो क्या फायदा? जब तक चलानी नहीं आएगी तब तक क्या फायदा, है ना। तो वही चीज मैथ्स के साथ है। अभी तो बस मैंने तुम्हें बंदूक दी है, मतलब फॉर्मूले लिखवा कर मैंने क्या करा है, बस मैंने तुम्हें अभी बंदूक दी है, चलाना नहीं सिखाया है। तो चलाना जब सिखाऊंगा तब मजा आएगा, अभी नहीं। अभी तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ बंदूक है। अगर फॉर्मूले देकर ही मैंने तुम्हें लड़ाई में भेज दिया तो क्या लड़कर आओगे, जीत कर आओगे? नहीं, पिट जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास बस फॉर्मूले थे। बताओ, मैंने फॉर्मूले लिख कर दे दिए और बोला टेस्ट करो, चलो हो जाएगा? नहीं भैया, आपने तो बताया ही नहीं कैसे इस्तेमाल करे फॉर्मूले, है ना। तो जब इस्तेमाल करना सिखाऊंगा ना तब समझ में आएंगे। अभी तो बस फॉर्मूले नोट कर लो, और जो जो थोड़े बहुत लॉजिक देता जा रहा हूँ उन लॉजिक्स का याद रखो, बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पंडित जी की बातें आ रही हैं। मैंने क्या बोला था? राइट एंगल ट्रायंगल नॉलेज होगी, है ना, क्या होती है देखो जरा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं दिल खोलकर, क्या दिक्कत है? एक नाम दे दो, ए बी सी, ठीक है। और ये एंगल है हमारा, तुम्हें मालूम है कितने डिग्री का होता है ये वाला एंगल? 90 का होता है भाई, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, 90 का ही तो होता है। और किसका होता है?
तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा, एक चीज का मुझे जरूर बताना, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज ना। इस वाले डायमेंशन को बोर्ड पे देखो, ये जो साइड होती है, ये जो साइड होती है, इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बस एच लिख दूं, ध्यान रहेगा ना, एच लिख देते हैं, ये आ गया हमारा एच। ठीक है, दो चीजें और होती हैं, एक तो होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। अब यहां पर दिक्कत है, एक बात का 10th क्लास में हमेशा ध्यान रखना, खास तौर से ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि परपेंडिकुलर किसे बोले या बेस किसे बोले। बच्चों को लगता है कि परपेंडिकुलर और बेस जो हम बचपन से इसके हिसाब से देखते आ रहे थे, बोर्ड पे देखो, जर्नली ऐसा ही तो बोला था, बोर्ड पे देखो जरा, जर्नली ऐसा ही तो बोला जाता है, जिसके ऊपर एंगल बनता है वो होता है बेस। ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, जिसके ऊपर एंगल बनता है वो क्या होता है? बेस। अब जरा इधर देखो, बताओ ये एंगल इसके ऊपर बना हुआ है, देखो क्या ये एंगल इसके ऊपर बना हुआ है या इसके ऊपर बना हुआ है? ये एंगल इसके ऊपर बना हुआ है ना, तो नीचे वाली साइड क्या मानी जाएगी? बेस। नीचे वाली साइड क्या मानी जाएगी? बेस मानी जाएगी। ये बात तुम बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ये बात तुमने बचपन से सुनी है या नहीं? कोई बात नहीं, नहीं सुनी है तो देखो, जिसके ऊपर एंगल बनता है उसकी नीचे वाली साइड क्या होती है? बेस। अगर नीचे वाली साइड बेस है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर नीचे वाली साइड बेस है तो दूसरी साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। भाई तुम्हें एक बात मालूम है क्या, तुम्हें कभी भी हाइपोटेनस के लिए कंफ्यूजन हुई है? नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये साइड बिल्कुल अलग होती है, ये साइड इन दोनों साइडों से बिल्कुल हटकर होती है। दो खास बातें होती हैं इस साइड में, कोई मुझे बताएगा? इस वाली साइड की दो खास बातें होती हैं, वो कौन कौन सी होती है? मैं बताता हूं, देखो कौन सी होती है। पहली बात तो ये कि ये वाली साइड सबसे लंबी होती है, ये बात पता होगी तुम्हें। हाइपोटेन्यूस की खासियत होती है कि हाइपोटेन्यूस किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा होता है, लंबा होता है। और दूसरी खासियत इसकी ये होती है कि ये तिरछा होता है, ये हमेशा तिरछा होता है, ना तो सीधा होता है ना हॉरिजॉन्टल होता है, तिरछा होता है। कैसा होता है? तिरछा होता है। भाई तिरछापन ही तो है। खैर हाइपोटेन्यूस की तारीफ कर दो, खत्म, क्योंकि उसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन है हमें परपेंडिकुलर में और बेस में। तो मैंने बताया था, बोर्ड पे देखो, जिसके ऊपर एंगल बनता है नीचे वाली चीज क्या होती है? बेस होती है। नीचे वाली साइड क्या होती है? बेस होती है ना। तो देखो अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमें बेस का पता लगाना है तो कैसे। अब तुम सोचोगे भैया बेस का अगर पता लगाना है तो 90 एंगल तो इसके ऊपर बना है, बोर्ड पे देखो, चलो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखो जरा, बोर्ड पे देखो, ये बनाया 90, किसके ऊपर बना हुआ है? क्या डाउट नहीं हो रहा कि इसके ऊपर बना हुआ माने या इसके ऊपर बना हुआ माने? क्यों? क्योंकि भाई जरा ऐसे भी देख लो, क्या ये एंगल इसके ऊपर नहीं बना हुआ? क्या ये एंगल इसके ऊपर नहीं बना हुआ? बिल्कुल बना हुआ है। क्या ये एंगल इसके ऊपर नहीं बना हुआ? बिल्कुल बना हुआ है। कंफ्यूजन हो रही है ना? 90 के केस में कंफ्यूजन होती है, लेकिन 90 के अलावा कोई दूसरा एंगल हो ना तो कंफ्यूजन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये बताओ, क्या ये 90 है? ये एंगल 90 नहीं है, तो क्या कंफ्यूजन है? नहीं। बच्चा भी बता देगा कि देखकर इसके ऊपर बना हुआ है ये एंगल, गारंटी है इसी के ऊपर बना हुआ है। हर कोई बता सकता है इसको देखकर। क्यों? क्योंकि भाई मैथ्स की लॉजिक को छोड़ो, प्रैक्टिकल नॉलेज लगाओ। हर कोई, हर किसी को यही तो बेस लगेगा, और वाकई में बेस यही है। ठीक है, 90 के केस में कंफ्यूजन होती है, और इस कंफ्यूजन को मैं बहुत ही कमाल के तरीके से दूर करने वाला हूं। कैसे? अब देखो जरा, ये 90 था ना, चलो ठीक है, मैंने बात मान ली, मान क्या ली है 90। ठीक है, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे वो 11th क्लास की हो चाहे 12th क्लास की हो, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल की बात करते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की, पहली बात तो ये है, ट्रिग्नोमेट्री में ना हमेशा पता है कौन से एंगल पर काम होता है? 90 पर ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल के लिए अप्लाई की जाती है? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। खासियत है, ना तो ये कभी 60 के लिए काम करवाती है, ना ये कभी 45 के लिए, सिर्फ कौन से एंगल के लिए काम करवाती है? 90 के लिए। और एक चीज का और ध्यान रखना, हम परपेंडिकुलर और बेस इसके हिसाब से नहीं मानते। तुम कहोगे भैया क्यों? ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखो, 90 में कंफ्यूजन हो रही थी ना, 90 में कंफ्यूजन हो रही थी, हम 90 के हिसाब से मानेंगे ही नहीं।
अब देखो जरा, अगर 90 के हिसाब से नहीं मानेंगे तो मानेंगे किसके हिसाब से? इसका तो पत्ता कट गया, क्रॉस बना दिया, इस एंगल की तरफ तो बिल्कुल मत देखो, इस कोने को हटा दो। मान कितने एंगल बच गए? 2 बच गए। बोर्ड पे देखो, एक तो बच गया सी, क्लियर, एक बच गया एंगल ए। बताओ बचे थे या नहीं बचे थे? बचे थे ना, 2 एंगल बच गए। अब मैंने बताया था जिसके ऊपर एंगल बनता है वो नीचे वाला क्या होता है? बेस। ध्यान से सुनो, जिसके ऊपर एंगल बनता है नीचे वाला क्या होता है? बेस। अब जरा सी को देखो, बोलो। देखो एक और रहने दो अभी, क्योंकि पता है एक चीज का और ध्यान रखना, एक समय में एक ही एंगल मान सकते हैं, एक समय में एक ही एंगल माना जा सकता है। ठीक है, अब देखो सी को मान लिया है ना, मैं अगले ऑप्शन में तुम्हें ए को मनवा दूंगा, है ना, बाद में मैं तुम्हें ए के हिसाब से समझा दूंगा, पहले सी के हिसाब से समझ लो। मुझे बताओ सी किसके ऊपर बना हुआ है? कोई बच्चे को, किसी भी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा कि भैया एसी के ऊपर बना हुआ है? बच्चा बच्चा भी देखकर बता रहा होगा, जो एंगल सी है, बोर्ड पे देखो, ये जो एंगल सी है ये किसके ऊपर बना हुआ है? इसके ऊपर बना हुआ है, बीसी के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये है हमारा बेस। बेस के लिए मैंने शॉर्ट में, बेस के लिए मैंने शॉर्ट में स्मॉल बी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। बेस के लिए मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया? बी, या फिर एक काम करो कैपिटल बी ही लिख लो, बेस। ठीक है, अब जरा देखो, अगर ये बेस है, बोर्ड पे देखो, अगर ये बेस है तो ये क्या है? अब परपेंडिकुलर, सीधी बात है। ये एच था, ये बेस था, एक ही साइड बची है भाई, तीन ही चीजें तो होती हैं, हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है, और एक क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। समझ में आ गई ना बात? सी के हिसाब से। अब बात करते हैं एंगल ए के हिसाब से। एक चीज का और ध्यान रखना, पता है कंफ्यूजन सिर्फ किस में होती है? बेस में होती है और परपेंडिकुलर में होती है। हाइपोटेनस तो बच्चा भी देखकर बता देता है। और देखो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी जरा अगला ट्रायंगल देखो, देखो अगला बनाना मत, समझ लो बस अगला वाला ट्रायंगल, अगला वाला ट्रायंगल बस समझ लो। पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर किसके लिए काम करवाया था? सी के लिए। हम अपना एंगल ऑफ सी नहीं मान रहे हैं, अब हम अपना एंगल कौन सा मान रहे हैं? ए। देखो बोर्ड पे। अब अच्छा एक चीज बताओ, ये तो हाइपोटेनिस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो हाइपोटेनिस है। अब मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे एंगल ये बन रहा है ना, बताओ एंगल के नीचे बेस ये है ना, देखो थोड़ा इस तरह से देखो, हॉरिजॉन्टली इस साइड, उसको तो बेस मानने से छोड़ो, वो तो बेस बनने से रहा। बेस हमेशा फ्लैट होता है, सीधा, बेस की खासियत है। बेस कभी भी तिरछा नहीं हो सकता है। अगर बेस तिरछा है तो वो एंगल कैसे बना लेगा? डी देखा है कभी? डी, डी के अंदर सारे एंगल किस पर बनते हैं? बेस पर बनते हैं, नीचे डी पर, जो नीचे एक लाइन कड़ी हुई होती है 180 डिग्री की, उस पर बनते हैं सारे एंगल। क्या किसी और एंगल पर बनते हैं? नहीं बनते हैं। ठीक है, तो देखो बोर्ड पे देखो, एंगल के नीचे ये जो चीज है यही तो मानी जाएगी। बताओ क्या ये वाली साइड बेस नहीं मानी जाएगी क्या? बातें समझ में आ रही है ना? एंगल ए के हिसाब से ये वाला बेस है, अगर ये वाला बेस एंगल ए के हिसाब से है तो ये साइड क्या हो गई? ये साइड हो गई परपेंडिकुलर। बात समझ में आई ना कि एंगल बदलते के साथ ही बेस और परपेंडिकुलर कैसे बदल जाता है। और मेरी बात का यकीन मानो, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलते हैं? बेस और परपेंडिकुलर बदलते हैं, और हाइपोटेन्यूज हमेशा कैसा रहता है? सेम। कुछ बातें समझ में आई ना? अब हमारे पास क्वेश्चन है, तुम लोगों के पास भी होगा, कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एंगल सी के हिसाब से देखना है या एंगल ए के हिसाब से देखना है? वैलिड पॉइंट है ना। माना कि तुम्हें सी के हिसाब से बेस देखना आ गया है, एंगल ए के हिसाब से भी बेस देखना आ गया है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस एंगल के हिसाब से देखना है? तो ध्यान रखना, ये बात क्वेश्चन हमें बताएगा कि हमें एंगल सी के लिए काम करना है या हमें एंगल ए के लिए काम करना है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रायंगल लगाना आ गया ना। देखो अभी फिलहाल मैं किसके हिसाब से काम करके दिखाऊंगा तुम्हें? सी के हिसाब से। ठीक है, ए के हिसाब से भी कर सकते हैं, सी के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं सारे काम किसके हिसाब से करके दिखा रहा हूँ? सी के हिसाब से। अब तो तुम्हें बनाना ही गया है ना। अब पंडित जी पे वापस आते हैं। देखो पंडित जी का बहुत आसान फॉर्मूला है, देखो बोर्ड पे, 2 मिनट होकर फोकस देकर ना। बहुत आसान चीज है ना। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा, आएगा भी नहीं क्योंकि समझाया ही नहीं है। ठीक है, देखो क्या पढ़ते हैं इसको, पंडित जी मैंने यूं ही थोड़ी ना लिखा है, ऐसे ही पढ़ना है तुम्हें भी।
हर टीचर, लगभग सारे मैथ्स के टीचर ट्रिग्नोमेट्री में पंडित जी का इस्तेमाल करवाते हैं, और तुम्हें भी ऐसे ही रीड आउट करने की आदत डालनी है जैसे मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। देखो क्या पढ़ेंगे इसको, पंडित बद्री प्रसाद, ध्यान से सुनो मेरी बात को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। देखो बोर्ड पे, अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। अब ये चीज क्या है ना, दिमाग में ये तो बात आ रही। अब देखो जरा, ये जो पी है ना, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी है, बी का मतलब क्या है, बेस, पी है, बोर्ड पे देखो पी है, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, एच है, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, ये एच क्या है, हाइपोटेन्यूज, बी क्या है, बेस। तुम सोच रहे होंगे भैया इसका इस्तेमाल क्या करें, क्या अचार डालें इसका, बिल्कुल अचार तो नहीं डालना। देखो अब ये जो ऊपर वाले एससीटी है इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूं। यहां पर एस का मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है कोस, और टी का मतलब होता है टेन। समझ में आ रही है ना बात, एस का मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है कोस, टी का मतलब है टेन। अब तुम कहोगे भैया इसका क्या करें, बिल्कुल अब देखो जरा, देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, फोकस होकर, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं कैसे याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। अब फॉर्मूला सीखो। देखो अगर ये टेक्निक आ गई ना पंडित जी की, तुम्हारे सारे फॉर्मूले खत्म, अगर नहीं आई तो कुछ खत्म नहीं हुआ। देखो बोर्ड पे, ये वाला एस क्या दिखाता है, साइन, बात समझ में आ रही है ना। थोड़ी देर के लिए देखो बोर्ड पे, ये वाला एस क्या दिखाता है, साइन, और जनरली एंगल तो हमें पता नहीं है अभी, तो एक काम करो थीटा लगा लेते हैं। ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री के साथ थीटा लगाना बहुत जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल लगाना बहुत जरूरी है। जब एंगल कुछ नहीं बताया जाए तो थीटा लगा लो, अगर एंगल ए बता रखा है तो साइन ए लगाओ, अगर एंगल सी बता रखा है तो साइन सी लगाओ, अगर एंगल डी बता रखा है तो साइन डी लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर, बिना एंगल के ट्रिग्नोमेट्री की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो फॉर्मूला कैसे बना, बोर्ड पे देखो, साइन थीटा बन गया ना, देखो साइन थीटा, साइन के नीचे मुझे बताओ क्या क्या लिखे हुए हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ना, इसका फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन में एच। बताओ कोस का फॉर्मूला क्या बनेगा, बच्चा भी बता देगा। अब तो देखो बोर्ड पे, कोस के नीचे क्या लिखा हुआ है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस का फॉर्मूला बन गया बी अपॉन में एच। टेन थीटा, टेन के नीचे क्या लिखा हुआ है, पी और बी, तो टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया पी अपॉन में बी, टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया भाई हमारा P अपॉन में B, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बताओ ये रेशियो निकल आई ना। अब देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे, बोर्ड पे देखो अब जरा, मान लो वैल्यूज हमें दे रखी थी, देखो 3 5 4, मैं जानकर दोबारा बताऊंगा। क्वेश्चन पता है हमें क्या दे देता है, ट्रायंगल देता है और हमसे रेशियोज पूछता है। बोर्ड पे देखो, अब मुझे बताओ साइन थीटा रेशियो तुम्हें निकालनी है। बोर्ड पे देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला तुमने पंडित जी से क्या बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में एच। बोर्ड पे देखो, तो देखो तुम थीटा के लिए काम कर रहे थे, मुझे बताओ एच क्या है, 5 ना। बताओ ये जो 5 है ये हाइपोटेन्यूज ही तो होता है, 5 क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और मान लो जो तुम थीटा के लिए काम कर रहे थे वो इस एंगल पर काम कर रहे थे, है ना, क्योंकि एंगल हमें नहीं बता रखा है, और मैंने बताया था एंगल तो जरूर जानना जरूरी, कुछ ना बताए तो नीचे वाला मान ले करो, ठीक है। बताओ अगर ये एंगल है तो ये क्या माना जाएगा, बेस, और ये क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर। अब ये भी सिखाया था ना मैंने, अगर एंगल नीचे वाला है तो ये क्या माना जाता है, बेस, और ये क्या माना जाता है, परपेंडिकुलर। मुझे बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला तुमने P अपॉन में H बनाया है, बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, और H की वैल्यू कितनी है, उधर देखो H की वैल्यू कितनी है, 5, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। बात समझ में आई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई, 3/5। एक और देखते हैं, बोर्ड पे देखो कोस, एक और बनाना है भाई, एक से काम थोड़ी ना चलता है, सिर्फ ये थोड़ी ना पूरे पेपर में सिर्फ एक ही बनाओगे, तो एक से काम नहीं चलने वाला। तो देखो कोस थीटा की वैल्यू और निकालनी है। कोस थीटा क्या होता है, देखो बोर्ड पे, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। मुझे बताओ ट्रायंगल में से देखकर बेस कितना है, देखो बोर्ड पे बेस है 4,
हाइपोटेन्यूज कितना है, तो देखो हाइपोटेन्यूज है 5, बन गया कोस थीटा। एक और बची है लास्ट, मैं ये रब कर देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। टेन थीटा, एक और चीज बची थी ना भाई, टेन थीटा। बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, पी अपॉन में भी लिख दो, पी अपॉन में भी। बताओ परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3, और बेस कितना है, बेस है 4। तुम सोच रहे होंगे भैया आपने तो 6 रेशियो बताई थी, आप बार बार 3 रेशियो क्यों निकाल रहे हो बस, है ना, तुमने इस चीज का गौर करा। मैंने सिर्फ कितनी रेशियो निकलवाई, 3। बताओ क्या बाकी की 3 रेशियो कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, अब दिखेंगी। अभी तुम्हें याद नहीं है, कोई बात नहीं। पेज को टर्न करके हेडिंग देखो, रेसिप्रोकल्स। मैंने तुम्हें क्या लिखवाए थे, रेसिप्रोकल्स लिखवाए थे, है ना। तो देखो मुझे बताओ साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या लिखवाया था, कोसेक थीटा लिखवाया था ना, ध्यान से ढूंढो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा लिखवाया था, देखो जरा जाके पेज के अंदर, बीच में देखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा लिखवाया था, बोर्ड पे देखो। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5, है ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो बताओ कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है ना, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा अगर 3/5 है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, साइन थीटा अगर 3/5 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/3। मिल गई तीसरी रेशियो, चौथी रेशियो मिल गई ना। फिर से सुनो, फॉर्मूले के पेज पर निकालो, क्योंकि अभी फॉर्मूले याद नहीं है और तुमने गौर करा हो तो देखो आज की क्लास इसी पर खत्म होने वाली है। क्यों, क्योंकि जब तक तुम्हें ये रेसिप्रोकल्स याद नहीं होंगे, जब तक तुम्हें पंडित जी के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तब तक मैं एक्सरसाइज को नहीं करा सकता और कराने का फायदा भी नहीं है। तो बढ़िया रहेगा कि घर पर जाकर इन रेसिप्रोकल्स को टिप्स पर बिल्कुल लर्न कर लेना अच्छे से, और पंडित जी के उस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और थोड़ा सा ट्रायंगल की नॉलेज ले लेना, जितनी भी बातें मैंने समझाई हैं, तब जाके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में इतना ही सारा समय निकल गया। देखो अब बताओ, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है ना, तो तुमने कोसेक थीटा क्या बना दिया, 5/3। भाई टेन का तो तुम भूल ही नहीं सकते। बताओ टेन का उल्टा क्या था, मैंने बताया था कोट पैंट, कोट पैंट, तो टेन का उल्टा कोट। बोर्ड पे देखो, 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो, टेन अगर 3/4 है तो कोट क्या हो जाएगा, 4/3। समझ में आ रही है ना बात, कैसे इस्तेमाल करना है। तुम्हें याद होगा जब मैंने रेसिप्रोकल लिखवाए थे तब कुछ खास समझ में नहीं आए थे, लेकिन अब तुम्हें यूज करना आ रहा है, और यूज करना लिखवाने से ज्यादा आसान है ना। जितना टाइम लिखवाने में लगा था उससे कम समय तो यूज करने में लग रहा है। देखो टेन क्या था, 3/4, तो कोट क्या हो गया, उसका उल्टा, कोट क्या हो गया, 4/3। एक लास्ट रह गया, बताओ कोस का उल्टा क्या लिखवा रखा है, जरा रेसिप्रोकल वाले हेडिंग में देखो, कोस का उल्टा लिखवा रखा है सेक। तो बना दो सेक थीटा, क्या बनेगा बताओ, कोस का उल्टा, तो 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4। तो देखो जब तक तुम्हें ये रेसिप्रोकल घर पे लर्न नहीं होंगे तब तक तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आने वाली। यकीन मानो ये मैंने 6 रेशियो उल्टी करवाई है, और इसके लिए भी तुम्हें पेज मोड़ना पड़ गया, है ना। तो अगर तुम्हें पहले से याद होते तो तुम्हें पेज फोल्ड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो एक काम तुम्हें जरूर करना है, घर पे जाकर इन फॉर्मूले को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है।